हेलो साथियों, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और हिंदी मेजर सब्जेक्ट है आपका या माइनर विषय में आप रखे हुए हैं हिंदी को, तो हिंदी के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। 100% जो प्रश्न हम आपको इसमें बताने वाले हैं वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है थोड़ा, तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दिल थाम के धैर्यपूर्वक साथ बैठिएगा ताकि हम आपको सभी जानकारी दे सकें कि हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न आपको कब तक मिल जाएगी, परीक्षा के दिन या परीक्षा से पहले, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अन्यथा आपको काफ़ी कुछ छूट सकता है। सीरियस मूड में देखिए। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक उठाए हैं कबीर दास। देखिए, कबीर से जुड़े हुए प्रश्न जो है ऑल यूनिवर्सिटी में जो है पूछा जाता है, सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जाता है। तो कबीर जी के बारे में आपको जो भी जानकारी है, जरूरी नहीं है कि रेखा या मनोरमा के गैस पेपर लिए हैं तो उसी में से जो आपको दिया गया है वही बात लिखना है। इसको पूरा आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लगता है, उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान में रखना है और परीक्षा में लिखते वक्त उसको उसमें ऐड करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो 100% आपकी सफलता बेहतर होगी और गजब रिजल्ट आपका आ जाएगा और कम मेहनत में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ये कुछ ज्ञान की बात था, कुछ टॉपिक समझने की बात है, तो हम लोग समझते हैं। कबीर साहब भक्ति काल के निर्गुण संत हैं। भाई लोग, निर्गुण का मतलब होता है जो भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी भगवान मूर्ति में है इस बात को नहीं मानते हैं, उसे हम लोग निर्गुण कहते हैं। निर्गुण संत होता है। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानते हैं, अवतार को नहीं मानते हैं। भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं कि भगवान मन में बसे हुए हैं। तो ऐसा ही कवि थे आपका कबीर दास। वे अत्यंत उदार और निर्भय, उनको बिल्कुल रूप से डर उड़ नहीं था, ठीक है। और सदा गृहस्थ संत थे, यानी घर पे रहते हुए एक संत थे। वे राम रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले क्रांतिकारी कवि थे। ये जो है राम रहीम जो हैं, उनके बातों में ये विश्वास रखते थे। इनको पाखंडी पाखंडी का मतलब जो भी होता है कर्मकांड कराने वाले पंडित और के ये विरोधी थे, ठीक है। जो पाखंडी लोग होते हैं, बनावटी दाढ़ी मूछ रख करके और लूटते हैं, लोगों को ठगते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इनको जो है उसमें भेदभाव था, दिक्कत था इनको, ठीक है। उन्होंने दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमानों की संकीर्णता और कट्टरता का खंडन करके मानव प्रेम की समाने मत देखिए। इन्होंने क्या किए, हिंदू मुस्लिम को एक मान करके दोनों में प्रेम भाव से रहने की बात बताई कबीर दास ने, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझा करके लिखना है। कबीर की भाषा सहजता ही उनका काव्यात्मकता की शक्ति है। काव्यात्मकता की शक्ति यानी उसकी भाषा का जो आसानी से भाषा वो लिख देते थे। कबीर जी जो भी कविता लिखे हैं वो बहुत ही आसान भाषा में लिखे, जिससे उनका पहचान जो है पब्लिक में अधिक हो गया, पब्लिक प्लेस में जल्दी से छा गए, ये बात है। इनका जो गुरु जी का नाम है आचार्य रामाचरण शुक्ल नाम है, ठीक है। इनका जो है गुरु जी, कबीर जी की सखियों की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिश्रित बोली है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुद्धिकरण कही। रामायण शब्दों में गए पद में जिनमें व्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप इसके बारे में समझ करके लिख सकते हैं। इसका नोट्स और इसका पीडीएफ हम बना चुके हैं। आपको कैसे लेना है, कब लेना है, कहाँ से लेना है, आगे हम बताएंगे। अब जो है कवि जायसी के बारे में, जो कि अंधा थे, इनके बारे में क्लास 12th में आप अच्छी तरह से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आप इसके बारे में विस्तार से, एकदम सरलता से पढ़ सकते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये सूफी प्रेम मार्किस कवि है, ठीक है। और उनका पद्मावत प्रेम काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा को बताएं। 2 राजकुमारी और 1 राजकुमार के बारे में बताएं। पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के प्रेम क्या होता है, भाई लव क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने बताए थे। कवि जायसी ने प्रेम को बहुत ही अलौकिक चीज इन्होंने माने, ठीक है। इस वर्णन में रहस्य का पुघट भी मिलता है। प्रेम का यह लोक धर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। मनुष्य प्रेम भयो वैकुंठी की केंद्रीय संवेदना को सर्वोपरि रखते हुए जायसी पद्मावत की रचना करते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा, पद्मावत की रचना किसने की, तो आपको बता देना है किसने की, तो कवि जायसी ने की। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। सूफी कवियों में प्रेम की पीर कवि कहा जाता है।
पूछा जाएगा प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है, तो आपको बता देना है कि मलिक मोहम्मद जैसी। जो बच्चे 12th के क्लास में हमसे पढ़े होंगे तो उन्हें ये सारा चीज़ जो है रखने की आवश्यकता नहीं, उनको 2 कॉपी याद ही हो गया होगा। अगर आप अभी भी ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। इन्हें जो है प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। प्रेम की यह पीर कथा के आरंभ से लेकर अंत तक देखी जा सकती है। पहले राजा रतन सिंह पद्मावती के प्रेम के पीर होते हैं, यानी प्रेम में उन्हें दर्द, पीर का मतलब होता है दर्द, और फिर संवेदना के इस बिंदु से रतन सेन पद्मावती नागमती की कथा महाकाव्यात्मक क्लेवर प्राप्त करती है। जब राजा रतन सिंह पद्मावत के पास चला जाता है तो नागमती का अपने पति के लिए विरह व्याकुल होना स्वाभाविक हो जाता है। यानी राजा रतन सिंह क्या होता है, पहले पद्मावती से प्यार कर बैठता है, फिर जाके बाद में नागमती से, और होता क्या है वो पद्मावती के पास चला जाए, पद्मावती से इनका शादी होता है और नागमती बेचारी अपने पति ये अपने उनको पति बनाने के लिए तरसते रह जाती है। तो काफ़ी जो है ये पीड़ देने वाला है। यहाँ महाकवि रत्न सिंह और पद्मावती की प्रेम का संयोग कथा के बीच में नागमती की कथा की योजना करते हैं। नागमती ये दूसरा लड़की है। किंचित इस द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति में नागमती विरह प्रसंग कुछ अधिक ही अस्पृहणीय को उठाता है। पद्मावती की प्रेम कथा के बीच प्रवाहित होने वाला विरह का यह परिवार उसकी संपूर्ण बुनावट के लिए बहुत कुछ चुनौती जैसे प्रतीत होती है। होता क्या है, रतन सिंह मतलब पद्मावती से ही उनका शादी हो जाता है और ये जो नागमती बच जाती है और इनका कहानी फिर शुरू होता है। ये खूब कष्ट को झेलती है बहुत ज़्यादा और फिर भी चुनौती के साथ ये आगे बढ़ती है। इसी प्रकार हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे। इनके बारे में तो कहना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये राम के परम भक्त थे, ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। ये राम काव्य परंपरा को ध्यान में रखकर जब हम तुलसीदास के मूल्यांकन करते हैं तो इसमें रामायण की बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी विस्तार से आपको पढ़ के जाना है परीक्षा में, ठीक है। बाकी जो आगे हम आपको बताने वाले हैं वो सूरदास के बारे में 100% इसको याद ही रखिएगा। सूरदास के बारे में पूछा जाएगा और तुलसीदास के बारे में पढ़ना नहीं भूलिएगा। तुलसीदास के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। हर एक के बारे में पूछा जाएगा, 2 नंबर हो या 5 नंबर हो या फिर आपका 10 नंबर हो, लेकिन पूछा ही जाएगा। तो सूरदास नाम से है सूरदास, यानी वो अंधा होंगे। सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण जी के एक परम भक्त थे, ठीक है। जैसे कि मीराबाई कृष्ण भगवान के भक्त हैं ना, वो मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण को मन ही मन पति मान चुकी थी। उसी प्रकार यहाँ पर है सूरदास के बारे में। ये कवि में जो है अग्रण्य है, वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि सूरदास के गुरु जी कौन है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, तो सूरदास। ये 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कतिपय विद्वानों का मानना है कि वो जन्मांध थे परंतु उनके काव्यों को देखने से विश्वास नहीं होता। यानी बताया जाता है कि सूरदास बचपन से ही बहुत ज़्यादा विद्वान भावना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनकी काव्य कृति सूरसागर, सूरसागर का रचनाकार कौन है, तो सूरदास है, नाम से स्पष्ट है। सुरसारावली, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दयंती, वहलो, अन्य 2 पुस्तक उपलब्ध है सूरदास की, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके बारे में कुछ और जानकारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार दोनों क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतनी किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना में वो झांक गए। यानी ये अंधा थे, बंद आंखों से ऐसा ऐसा कविता लिख दिए जो अभी तक आंख खुले हुए वाले लोग नहीं लिख पाए हैं। टॉपिक ऐसा आ गया है अब जो पूछना तो तय ही है। विद्यापति और बिहारी लाल के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सब हिंदी में पूछना तो बिल्कुल तय है। हिंदी के मैथिली कवि के नाम से लोग किसे विद्यापति जी को कैसे नहीं जानते हैं। विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि हैं, महाकवि हैं। विद्यापति अपने जीवन काल में मधुर गीतों का रचना किए हैं। ऐसा ऐसा मिथिला का गाना आप सुने होंगे जो अभी भी आपको याद होगा या अभी भी आप सुनते होंगे, तो वो सारा विद्यापति का देन है। रस संबलती मधुर गीतों के कारण उन्हें अभिनव जयदेव एवं मैथिली कोकिला कहा जाता है। मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें, तो हम समझा रहे थे मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विद्यापति जी को। अभिनव जयदेव किसे कहा गया है, तो विद्यापति जी को। इन्हें ये सारी उपाधि मिले। किंवदंतियों के अनुसार मिथिला के राजमहल के अंतःपुर में उन्हें गीतों का गायन
मिथिला में किसी भी टॉपिक की बात करें तो वहाँ पे विद्यापति जी सबसे अग्रणी हैं, कविता के क्षेत्र में और गाना के क्षेत्र में। ये बड़े बड़े विद्वानों का कहना है। तो ये सारी बात आप सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो विद्यापति जी के बारे में जो है आपको पूरी जानकारी ले लेना है, ठीक है। इस नोट्स को लेकर के आपको 1 से 2 बार इसे पढ़ लेना है, वीडियो लंबा होते जा रहा है। पद्मावत के बारे में जानेंगे, जो कि कवि जायसी ने बताया इनके बारे में। रतन सिंह से जो शादी हुआ था हमने पीछे आपको बताया। यहाँ पर पूरी कहानी स्थापित कर दी गई है। इसमें बता दी गई है महत्वपूर्ण कृति में लोक कथा के और इतिहास, पूरा जो है इसमें कहानी उनका बता दिया गया है। रतन सिंह के बारे में जो चित्तौड़ के राजा थे, और पद्मावती के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी है, यहाँ पे बता दिया गया। हम एक बार पढ़ के बताते हैं। इसमें क्या होता है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह का सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के साथ प्रणय की कथा से विस्तार के देने कवि ने रतन सेन की विवाहित नागमती और तत्कालीन सम्राट अलाउद्दीन की कथा को गौरा बादर की राजपूती वीरता से जोड़कर इतिहास को लोकतत्व में सामंजस्य स्थापित कर दिया है, यानी कंफ्यूज कर दिया गया है। नागमती के बारे में भी बता करके और पद्मावती के बारे में बता करके। हालांकि जैसी के अनुसार पद्मावती से ही इनका शादी हुआ था, लेकिन कुछ का मानना है कि नहीं नागमती। तो ये कंफ्यूज कर दिया गया है इतिहास में इस बात को बता करके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है आंसर लिखने में काफ़ी मज़ा आएगा। आप किसी की पत्नी पद्मावती को भी कर सकते हैं शादी उनका, और नागमती के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है और सही जानकारी है कि नागमती का ही मतलब पद्मावती का ही शादी जो है रत्न सिंह से हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। विद्यापति जी के बारे में हम तो पीछे आपको बता ही दिए। इन्हें कोकिला कहा जाता है विद्यापति जी, इसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। बिहारी लाल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। बिहारी लाल का जन्म जो है 1652 में और निधन जो है 1721 में हुआ था। ग्वालियर स्थित बसुआ गोविंदपुर के निवासी थे। बिहारी की रचनाओं का संग्रह बिहारी सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी गाना गाते थे, ये इनका भी गाना काफ़ी प्रसिद्ध है अभी भी, ठीक है। विषय वस्तु की दृष्टि से बिहारी का क्षेत्र सीमित है, वे केवल प्रेम और श्रृंगार के कवि है। पूछा जाएगा केवल प्रेम और श्रृंगार के कवि कौन है, तो बिहारी लाल। श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने नायक नायिका और अंगिक सौंदर्य की अनेक भंगिमाओं को अपने दोहों में बांधने का सफल प्रयास किया है। बिहारी लाल के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और यहाँ तक कि 10-10 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। ये नोट्स आपको हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मीराबाई के बारे में हमने पीछे कुछ आपको जानकारी दिए थे कि इनका शादी जो है किससे हुआ था, तो राणा सांगा के बेटा राजा भोज से हुआ था, जिनका मृत्यु क्या होता है, यानी इनका शादी जो है सबसे पहले तो जबरदस्ती होता है। इनके पिता का नाम क्या रहता है, रतन सिंह राठौर रहता है, ठीक है। इनके पिता का नाम, इनके पिता जो है इनसे जबरदस्ती पूछे हुए बिना शादी करते हैं राजा राणा सिंह के बेटा से, ठीक है। जो 7 साल बाद वो मर जाता है। और इनका जन्म कब होता है, तो 1504 ईस्वी में जन्म होता है, और 1558 से 63 के बीच माना गया है। तो क्या गया है कि इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी को पूरा जानकारी नहीं है, क्योंकि माना ही नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ, परंतु कुछ वर्षों बाद पति के देहांत हो जाने के कारण जो है कृष्ण के अनन्य भक्त मीरा ने क्या की, घर छोड़ दी थी। और यहाँ पे स्पष्ट है कि राठौर के मर्तिया शाखा के अंतर्गत इनका जो है राबू दूदा जी के चतुर्थ पुत्र रतन सिंह के घर में कुर्की गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका जो है 1555 के आसपास सिसवा में माता के देहांत हो जाने के कारण इनकी पालन पोषण, मतलब ये सब जानकारी दिया गया है। 1504 में इनका जन्म हुआ था। घनानंद के बारे में, जो कि ये भी प्रेम के पीर कवि हैं, इनके बारे में भी सुजान इनका प्रेमिका के नाम है। घनानंद और सुजान के बारे में प्रेम प्रसंग काफ़ी लंबा चला था, ठीक है। सुजान एक लड़की थी जो नर्तकी थी, डांस करती थी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, ठीक है। और घनानंद को जो है मार कौन दिया था, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इन्हें ये जो है मारा गया था, तो इन्हें मार दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखें। ये सब बात जो हम आपको बताए हैं ये बिल्कुल रूप से आपको याद रखना है, ठीक है। जो मोटी मोटी अक्षरों में बात बता दी है आपको कि सुजान सागर के रचनाकार भी घनानंद है, क्योंकि सुजान इनके प्रेमिका का नाम है। विरह लीला भी है, रस के वेल्ली भी है, कृपा कांड भी है। और इन्हें घनानंद का मृत्यु कैसे हुआ, 1739 में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया था। क्यों मारा गया था, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इन्हें सोना मांगा गया था कि सोना दो सोना दो। तो इन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर बोला रज रज रज, मतलब जर 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 धूल, इसको रज मतलब सोना होता है, रज मांगा गया तो इन्होंने क्या दिया, मिट्टी दिया था। इसी वजह से जो है उनकी सेना ने इन्हें वध कर दिया गया था, ठीक है, घनानंद को। बिहारी सतसई
बिहारी एकमात्र कृति बिहारी सतसई है जिसमें लगभग 700 दोहे संकलित है, इसलिए इसको सतसई कहा जाता है, यानी 700। ठीक है, इसमें 700 दोहा है, इसलिए इससे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। अमोर के महाराजा जयसिंह के आदेश पर की गई है इनकी रचना। यद्यपि बिहारी सतसई की रचना के पूर्व वर्ज भाषा का सौंदर्य कई रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार से इसमें हम सभी जानकारी आपको दे दिया। रहीम की दोहे, अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र रहीम जी हैं। ये जो है रहीम हो गए अकबर के अभिभावक के रूप में प्रसिद्ध बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां जो अकबर के संरक्षक थे, इन्हीं का बेटा का नाम हुआ रहीम। अकबर के शासनकाल में विभिन्न सूबों और सूबेदारे होते हुए अंतः पंच हजारों मनसबदार बने। जहांगीर के शासनकाल में शाहजहां के साथ देने के कारण उनकी जगीरदारी छीन ली गई। व्यक्तिगत जीवन में वह महादानी, सहृदय कवि और वीर योद्धा भी रहे थे। रहीम जी की बात करें, रहीम जी की दोहा तो काफ़ी सुने होंगे, 2-3 वो दोहा का भी आपको वर्णन कर देना है, प्रश्न अगर पूछा जाए तो। रहीम का कवि परिचय दीजिए, तो यहाँ पे कवि परिचय के बारे में अब्दुल रहीम खान खान इनका पूरा नाम है, बैरम खान के पिता का नाम है। रहीम की भाषा क्या थी? रहीम की 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में ये भी एक रत्न थे। महान कवि, उनका ये जन्म 1553 हुआ था और देहांत 1626 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का जन्म 1553 ईस्वी में और मृत्यु 1626 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और पिता का नाम बैरम खां है। इस बात को आप याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। तो मुख्य टॉपिक था वो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसका अगर क्वेश्चन इसको लेना चाहते हैं, आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग को क्या करना है? सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। आपको गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे आप MNC क्लासेस सर्च करेंगे, उसके बाद उसके अंदर आएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होता है। अब आपको यूनिवर्सिटी अपडेट में जाना है और यूनिवर्सिटी पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है और अंदर जाएंगे तो आपको साइकोलॉजी के अलावा सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने का ऑप्शंस मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप क्वेश्चन पेपर को पा सकते हैं। और व्हाट्सअप टेलीग्राम तो ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, आप लोग व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारा प्रश्न उत्तर प्रोवाइड कराया जाएगा परीक्षा के दिन भी। ओरिजिनल प्रश्न की बात करेंगे तो परीक्षा के दिन ही मिलेगा आपको, परीक्षा से कुछ घंटा पहले मिल सकता है आपको, या एक दिन, बहुत से बहुत एक दिन पहले आपको मिल सकता है। तो तैयार रहिए प्रश्न लेने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।